2017 में देश के लिए बॉक्सिंग के 2 गोल्ड मेडल, 2018 में 4 गोल्ड मेडल, 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2022 में 2 और गोल्ड मेडल और आखिरकार 2023 में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल। दुनिया भर के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का यह सफर इस युवा बॉक्सर नीतू घंगस के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन हर मुश्किल से बड़ा था नीतू के पिता का साथ। वो पिता जो ये ठान ले कि बेटी को चैंपियन बनाना है, उसकी बेटी को फिर दुनिया की कोई ताकत या जीवन की कोई तकलीफ आगे बढ़ने और जीतने से रोक नहीं सकती। आज जिंदगी विद ऋचा में हम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर नीतू घंगस से तो मिलेंगे ही, लेकिन सलाम करेंगे उस पिता को भी जिसने अकेले बेटी की उंगली पकड़कर उसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि पूरा देश उस पर फख्र कर सके। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू मैम। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के गोल्ड के लिए। और मुझे लगता है बधाई से ज़्यादा हमको शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे खिलाड़ियों की वजह से हर भारतवासी का, हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है। और वो जो एहसास होता है ना जब आप मेडल लेकर पोडियम पे खड़े होते हैं, तो अलग ही बात होती है। एक बात बताओ नीतू, आपकी उम्र है सिर्फ 22 साल और मेरे ख्याल से 12 साल की थी जब बॉक्सिंग की शुरुआत की। जी। कैसे लगा कि यहाँ आना है और प्रैक्टिस करनी है और बॉक्सर बनना है? मैं धनाना गांव से हूँ, भिवानी से 20 किलोमीटर पड़ता है मेरा गांव यहाँ से। और मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते हैं चंडीगढ़ में। हमें इतना पता नहीं था, गांव में रहते थे और गांव से निकलना भी काफ़ी मुश्किल था उस टाइम पे। यही था गांव में कि 10th के बाद अगर कोई स्कूल नहीं है, 12th का स्कूल नहीं है, तो वो बस लड़की की शादी कर देंगे, पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो लेकिन मेरे पापा थोड़े मतलब अच्छे विचारों के थे, वो बाहर रहे हैं, उन्होंने देखा है, तो वो चाहते थे कि मेरी जो बेटियां हैं वो बाहर खेलें या पढ़ें। वो हमें गांव से निकालना ही चाहते थे यहाँ से, कि वो यहाँ ना रहें, कि 10th या 12th के बाद उनकी शादी की जाए, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने यही सोचा था कि मैं कोई स्पोर्ट्स में आऊँ। तो ऐसे ही मेरे पापा आए थे एक बार, सैटरडे संडे को घर आते हैं, वो भिवानी आए होंगे किसी काम से, तो अपने फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने बस मेरा नाम यहाँ पे लिखवा दिया और मुझे शाम को ही बताया कि तुझे ना बॉक्सिंग कल से बॉक्सिंग स्टार्ट करनी। क्या बात। तो मुझे पता भी नहीं था ये कैसे होती है बॉक्सिंग। तो मैंने कहा ठीक है पापा, चली जाऊँगी। और एक ये भी था कि हाँ, गाँव से बाहर जाऊँगी, पहली बार ऐसे मतलब भिवानी जाऊँगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी आते थे हम भिवानी, ये नहीं था कि डेली। हाँ, तो ये था कि हाँ, मैं पहले यही सोच गई थी कि घूमने फिरने जाऊंगी मैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आती थी मैं 1 साल तक, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। बस यहाँ पे ये पोस्टर लगे हुए हैं, इनको देखती रहती, ये कौन है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती थी उस टाइम पे भी। अच्छा। तो उनको ही देखती रहती थी मैं। और जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे विजेंद्र सिंह का ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल आया था, बीजिंग ओलंपिक्स में। तो उसके बाद काफ़ी उनके वेलकम्स हुए थे भिवानी में, तो काफ़ी चर्चा होती थी उनके भिवानी में विजेंद्र सिंह के नाम से। तो और बॉक्सिंग एकेडमीज भी ज़्यादा ओपन हो गई थी उस टाइम पे, फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी। तो उनको ही देख के मैं यहाँ बॉक्सिंग स्टार्ट किया था मैंने, विजेंद्र सिंह को। कभी मिली है उनसे? हाँ, मैं अभी लेटेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब खेल रही थी फाइनल में, तो वो मेरी फाइनल बाउट देखने आए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं जिसे अपना आइकन मानती हूँ, मेरी बाउट्स देखने आए और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात है। चलो तुमको कुछ दिखाते हैं। नमस्ते, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और हमारी हरियाणा की आन बान शान नीतू घंगस, जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और बहुत प्राउड है मैं उनके ऊपर। और बहुत साधारण परिवार से वो निकली है, मैं उनकी पूरी फैमिली के जानता हूँ, हमारे पड़ोसी गांव से ताल्लुकात रखती है और बहुत मेहनती है लड़की और बहुत अच्छा करेगी। यस। और अभी तो कहते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है, अगला नेक्स्ट जो उसका मिशन है वो ओलंपिक्स है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगी, हरियाणा के लिए, भिवानी के लिए, धनाना गांव के लिए। तो मेरी दुआएं उसके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुन के कि
काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी वो ऐसे मिले थे तो इतना मोटिवेट किया था कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तुमने गोल्ड जीता है यहाँ पे, लेकिन अभी ये शुरुआत है। तो काफ़ी मोटिवेट हुई मैं ये वीडियो देख के। है ना, बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है। तो एक बात बताओ, फिर जब यहाँ आना शुरू किया, लेकिन गांव दूर है, मतलब बहुत इतना पास भी नहीं है, तो कैसे आना जाना करती थी, कितना स्ट्रगल था उस समय, और उम्र थी सिर्फ 12 साल? स्टार्टिंग में तो यही था कि पापा तो चंडीगढ़ ही रहते थे, तो यही बोला था पापा ने कि बस से आना जाना होगा, डेली आना, और अपना ट्रेनिंग के बाद बस यहाँ से भिवानी से बस पकड़ के अपने घर सरकारी बस जो चलती है। हाँ, तो वो बस का कोई टाइमिंग नहीं होता, तो कभी जल्दी आ जाती, कभी लेट, तो ट्रेनिंग छूट भी जाती थी। और ट्रेनिंग टाइम मेरा होता था 4:30 या 5 बजे होता था इवनिंग का। तो उस टाइम पे सभी जो गांव के लोग हैं अपना जो भी काम करते हैं शहर में, वो काम करके वापस आते थे और मैं जाती थी। तो ये औरतें भी कहती थी कि अब कहाँ जा रही है, मेरे से पूछती भी थी अकेली जा रही है तू, तेरे भाई को ले जा साथ में। तो ऐसी सोच थी उनकी, तो काफ़ी बुरा भी लगता था कि मतलब मैं एक मतलब ये नहीं, मैं जा नहीं सकती अपने आप। हाँ। मैं ट्रेनिंग के लिए ही तो जा रही हूँ, ऐसा कुछ ये तो है नहीं कि ये गलत काम है कि मैं ट्रेनिंग कर जा रही हूँ। तो और फिर ये हो जाता, ट्रेनिंग कभी कभी हमारी लेट तक चलती थी, मतलब टाइमिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाता था ट्रेनिंग का, तो फिर वो बस निकल जाती थी। यहाँ कितना लेट हो जाता था टाइम? यहाँ पे 8 बज जाते, 8:30 हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर मैं बस पकड़ती यहाँ से तो मिलती नहीं, और जा चुकी थी। लास्ट बस हमारी 7:30 होती थी यहाँ से भिवानी से गांव के लिए, वो निकल जाती। फिर मैं किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ता था, एक रिस्क भी था उस टाइम पे। सेफ बिल्कुल नहीं है आप अनजान लोगों से। हाँ, तो फैमिली को भी थोड़ा ये होता था कि मतलब अच्छा नहीं है कि ये लिफ्ट लेके जाना भी, लेकिन क्या करें उस टाइम पे मजबूरी भी थी। तो फिर काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही चलता रहा कि कभी ट्रेनिंग छूट जाती थी, मेरी बस नहीं आती थी, तो मैं वापस घर चली जाती वहाँ से बस के वेट करके। तो फिर बाद में मैंने 2-3 टूर्नामेंट भी खेले, उसमें मेरी मतलब मैं फाइनल तक ही पहुँच पाती, स्टेट में हार जाती, सिल्वर मेडल रहता मेरा। तो मैंने पापा से भी बात की कि मेरी अचीवमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर पापा ने यही सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके आता हूँ, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए वो लेके आए। लेकिन फिर यहाँ पे मेरी उन्होंने ट्रेनिंग देखी और मेरे कोच से बात की, तो मेरे कोच ने बताया कि एक नीतू बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल है इसमें जीतने का, तो ये कुछ कर सकती। तो मेरे पापा को सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब जहाँ पे दूसरे पेरेंट्स आते थे जो बच्चे के, तो वो भी उन्होंने भी ऐसा बोला कि इसमें प्लस पॉइंट है बॉक्सिंग में, मतलब आगे जा सकते। तो वो सुन के फिर पापा ने सोचा कि मैं नीतू को ही सपोर्ट करूं, तो उन्होंने फिर विदाउट पे हो गए वो जॉब से, वहाँ से डेली अप डाउन किया उन्होंने मेरे लिए। अच्छा, फिर गांव से लेकर यहाँ भिवानी आते थे? फिर पहले ये था कि मैं एक ही टाइम आती थी इवनिंग में, सुबह तो बस आती नहीं थी 4 या 5 बजे। तो फिर पापा ने विदाउट पे लेने के बाद मैं दोनों टाइम आने लगी ट्रेनिंग पे यहाँ पे। स्कूल ये था कि मैं यहाँ पे सुबह ट्रेनिंग के लिए आती थी 5 बजे, तो 7:30 तक मेरी ट्रेनिंग हो जाती थी, 7:30 8 बजे तक। तो फिर मैं स्कूल में जब तक प्रेयर टाइम होता था तो वो मैं मिस कर देती थी, बाद में ही जाती थी। फिर यहाँ से भागती थी स्कूल? फिर मैं यहाँ से जल्दी जाती थी। ये होता था कि स्कूल भी जाना, क्योंकि टीचर्स भी फिर डांटते, फ़ोन आता घर पे आई नहीं। तो फिर मतलब ये था, स्ट्रेचिंग छोड़ देती थी बीच में कि स्ट्रेचिंग थोड़ी जल्दी करके मैं चली जाऊँगी। तो फिर वहाँ पे जल्दी मेरी मम्मी खाना तैयार रखती थी, मैं यहाँ से जाती थी, फ़ोन करती थी मैं कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मैं आ रही हूँ मम्मी घर पे। तो फिर वो खाना बना के दे देते थे। फिर स्कूल में जाके फिर मैं लंच टाइम के बाद ही मैं आ जाती थी स्कूल से, क्योंकि फिर क्लासेस भी थोड़ी सी छूटती थी। हाँ, क्योंकि फिर इवनिंग ट्रेनिंग का टाइम हो जाता था। आप लोग सोचिए कि हम लोग जब अपने अपने घरों में कंफर्टेबली बैठकर किसी टूर्नामेंट में अपने एक भारतीय खिलाड़ी के गोल्ड पर तालियां बजाते हैं, हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि उस एक गोल्ड या एक सिल्वर मेडल या एक ब्रॉन्ज मेडल के पीछे कितने सालों की और कितने सारे लोगों की, आपके पूरे परिवार ने, सिर्फ ऐसा नहीं कि संघर्ष आपका अकेले, सबकी मेहनत इसमें लगी हुई है। अच्छा, ये बताओ, इस जगह से कोई ख़ास यादें जो आज तुम हम सबके साथ शेयर करना चाहो? कभी ऐसा हुआ बहुत ज़ोर की चोट लग गई हो, या ये हुआ कि अब नहीं कर पाएंगे, बॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगी? ये जगह कितनी ख़ास है तुम्हारे लिए? जो मैं हूँ आज, ये मेडल्स जीते हैं तो मैंने इस जगह से ही जीते हैं। इतना मतलब मैं एक बिल्कुल नई बच्ची आई थी यहाँ पे और आज एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने का अच्छा लग रहा है सुन के, वर्ल्ड चैम्पियन। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है, मतलब काफ़ी सीखने को भी मिला है, कठिनाइयाँ भी काफ़ी आई हैं। और यहाँ चोट वोट भी लगी बहुत?
एक टाइम तो ये था कि मैं 2 साल के लिए भी बाहर हो गई थी ट्रेनिंग से बिल्कुल। मेरे पेल्विस में 2nd ग्रेड का टीयर आया था उस टाइम पे, तो मैं ट्रेनिंग भी करती प्रैक्टिस की वजह से? जी हाँ। तो काफ़ी मतलब ये हो गया था कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये फिर मैं खड़े होकर ट्रेनिंग करने लगी। ये कब हुआ? मतलब कुछ मेडल्स वगैरह जीत चुकी थी तुम? नहीं, उस टाइम पे तो मेरे कोई मेडल्स नहीं थे, 2015 की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे तो मेरे मेडल्स भी नहीं थे और मैं मतलब ये हो गया कि मैं रनिंग नहीं कर पा रही हूँ। रनिंग करती थी मैं, इतना दर्द होता था मुझे, मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि इतना पेन हो रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही पेन किलर ले लेती थी मैं, तो फिर ऐसे ही ट्रेनिंग करने लगी। फिर ये हो गया कि अब तो मेरे से चला भी नहीं जाता। फिर मैं आती थी, मैं बोलती सर मेरे ज़्यादा पेन है, तो मैं स्टैंडिंग में ही करती थी, हाथ से खड़ा होके, बस पैर की कोई मूवमेंट नहीं होती थी। तो उस टाइम पे भी ये हो गया था कि मैं शायद बॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट ले सकूँ। तो मैं यहाँ पे भिवानी दिखाया था मैंने डॉक्टर्स को, वो लेडी डॉक्टर नहीं थी उसकी, तो वो बोलते थे कि एक्सरे कर देते, इंजेक्शन लगा देते, पेन किलर दे देते, बस इतना ही था। तो मतलब ये था कि हाँ नॉर्मली तो ठीक हो गया, लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो मैं फिट नहीं थी, रिहैब अच्छे से नहीं हुआ। तो उस टाइम पे ये हो गया कि मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे मुझे मेरा सिलेक्शन साई में हो गया था। अच्छा। NBA रोहतक में। तो साई की तरफ से इतना सपोर्ट मिला मुझे, मैं मतलब उन्होंने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पे, जो मैं पैसे नहीं दे पा सकती थी, तो उन्होंने मेरी इसमें हेल्प की और जिससे मैं दोबारा से कम बैक किया। अरे वाह। तो ये 2015 में ये वाली इंजरी हुई थी। तो इसके अलावा भी कई बार इंजरीज हुई ना नीतू, जब ऐसा लगा कि शायद एक चैलेंज आ गया कि अब खेल पाऊंगी या नहीं खेल पाऊंगी? तो एक बार 2019 में मुझे इंजरी हुई थी, शोल्डर इंजरी। तो मैं मतलब कैंप से भी बाहर हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा इंजरी हो गई थी मुझे, रिहैब नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने कैंप छोड़ना पड़ा उस टाइम पे। उस टाइम पे कोरोना भी आया था, कोरोना ज़्यादा फैल गया था, तो ये था कि मैं ज़्यादा डॉक्टर्स को भी नहीं दिखा पा रही थी, सभी सेंटर्स भी बंद हो गए थे, ट्रेनिंग सेंटर भी बंद हो गया था कि मैं रिहैब करूँ जाके। तो OGQ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पर, मुझे एक फिजियो अवेलेबल करवाया उस कोरोना टाइम पर। वो मतलब भिवानी रहते थे यहाँ पर, और मेरी डेली यहाँ पे आके मेरा रिहैब करवाते, थोड़ी ट्रेनिंग भी करवाते थे। और रिस्ट की एक चोट आप बता रही थी? वो पहले मुझे रिस्ट इंजरी हुई थी, मुझे मतलब ऐसे थोड़ा दर्द रहता था, मुझे पता नहीं था कि इसमें टीयर है, तो मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करती रही। लेकिन बाद में पता चला कि रिस्ट में टीयर आया है, तो फिर मैंने इसको रेस्ट दे दिया। फिर मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ से ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी, इसको रेस्ट दे के। फिर उसकी वजह से शोल्डर में भी इंजरी हो गई, तो मेरे दोनों हाथों में इंजरी आ गई थी उस टाइम पे। सबसे बड़ी ताकत आपके पीछे जो हमेशा खड़ी रही है? मेरे पापा, मतलब एक टाइम ये था कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगी, और मैंने बोल भी दिया था कि मैं नहीं करूँगी अभी बॉक्सिंग, क्योंकि घर में काफ़ी दिक्कतें थी पैसे की। लेकिन उस टाइम पे मेरे पापा ने बहुत पुश किया मुझे खेलने के लिए। क्या बात है, चलो तुमको कुछ सुनवाते हैं। नीतू हमारी बहुत ही बेहतरीन और होनहार मुक्केबाज है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इमोशनली बैलेंस रहती है हमेशा, कभी ज़्यादा हारने पे ज़्यादा गमगीन नहीं होती और जीतने पे ज़्यादा उछल कूद नहीं करती। उसकी जो इमोशंस स्टेबिलिटी है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों के लिए उसकी चयन के लिए प्रतिस्पर्धा थी, ट्रायल थी, तो उसमें उसकी जो मुख्य ओपोनेंट थी वो MC मैरी कॉम, जो भारतीय नहीं पूरी दुनिया की एक बेहतरीन मुक्केबाज है। उसके साथ भी उसने जो अपनी चयन ट्रायल प्रक्रिया थी उसमें जो बाउट लड़ी, बहुत ही शालीन तरीके से और बहुत हौसले से उसने वो बाउट जीती और देश का गौरव बढ़ाया। तो हम नीतू के लिए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए वो 54 kg में जो अभी नए भार वर्ग उसने चुना है उसमें क्वालिफाई करेगी और देश का प्रतिनिधित्व 2024 पेरिस ओलंपिक में करेगी। थैंक यू। मेरे कोच मतलब यहाँ पे मेरी कोई भी बाउट्स होती हैं इंडिया में, तो वो मेरे साथ ही जाते हैं, कोई भी ट्रायल्स होती है। तो जब मेरी ट्रायल MC मैरी कॉम के साथ थी तो वो वहाँ पे भी मेरे साथ ही गए थे। तो एक ये होता है ना, जब प्लेयर खेलता है तो उसके कोच को भी उतना ही स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे ही
वहाँ पे पूरा माहौल था, मेरे कोच भी ऐसे ही पूरे स्ट्रेस में थे क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है बॉक्सिंग में एमसी मैरी कॉम, तो उनके साथ मेरी बाउट थी तो काफ़ी डरे हुए थे वो भी। तुम कितना डरी हुई थी कि सामने मैरी कॉम खड़ी है, जिनको तुमने अपना आदर्श भी माना है वैसे, बट उनके खिलाफ खेलना है। ये यहाँ पे मतलब उनके साथ कोई भी खेलता है तो एक डर रहता है, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे अंदर कोई डर ही नहीं था कि मैं मैरी कॉम के साथ खेल रही हूँ। बस मेरे लिए ऐसा था कि मेरा कोई ओपोनेंट है, मैं उसको नाम से नहीं जानती हूँ, बस मुझे ये अच्छा ही है। हाँ, मुझे उनके साथ लड़ना है और जीतना है, तो मैं पूरा अपना फ्री माइंड गई थी खेलने उनके साथ और मैं उनसे जीत गई उस दिन। क्या ये एक सपना था कभी कि मैरी कॉम के साथ एक गेम खेलूँ मैं? स्टार्टिंग में जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, उनका नाम सुना, एमसी मैरी कॉम है, वो 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है, तो ये पहले मैं उनको पोस्टर्स में ही देखती थी कि ये, फिर ये हुआ कि मुझे एक बार इनको ऐसे लाइव देखना है, तो वो एक बार रोहतक आई थी साई में, मैंने उनके साथ फ़ोटो भी लिए तो फिर ये हुआ कि पता चला वो सीनियर कैंप में सभी के साथ ट्रेनिंग करती है। मैंने सोचा जब मैं सीनियर हो जाऊंगी तो मैं इनके साथ ही ट्रेनिंग करूंगी। यहाँ पे ट्रेनिंग की मैंने, मेरा कभी कभी उनके साथ ऐसे पार्टनर की ट्रेनिंग होती थी तो मैं उनके साथ पार्टनर बनती थी। अरे वाह। तो फिर मैं बताती थी घर पे फ़ोन करके, पापा आज मैरी कॉम के साथ ट्रेनिंग की है मैंने तो काफ़ी अच्छा लगता था। फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने लगे तो फिर ये हुआ कि हाँ, इनके साथ मुझे एक बार खेल के देखना है। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट मतलब देश से बाहर पहली बार कब गई थी? मैं 2017 में मेरा फर्स्ट कंपटीशन में यूथ में खेली थी, जो मेरा बुल्गारिया में था। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं वहाँ पे, और मैंने गोल्ड मेडल भी जीता और वहाँ पे मुझे बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला था फर्स्ट टाइम में। तो फिर तो ये हो गया था। उसके बाद हमारी 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी थी, तो उसके लिए भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ने लगी थी मैं अंदर से। मैंने सोचा हाँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया कि मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, गोल्ड लिया और बेस्ट बॉक्सर लिया। मैंने वहाँ पे जो बुल्गारिया में ही मेरे साथ फाइनल बाउट बुल्गारिया की बॉक्सर के साथ थी, उसको ही हराया था मैंने वहाँ पे फाइनल में। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं आगे अभी और मेडल्स जीत सकती हूँ। ये तो प्लेयर की बात हो गई, लेकिन हरियाणा के एक गांव की लड़की पहली बार जब विदेश पहुंची, हवाई जहाज़ में शायद पहली बार बैठी होंगी, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मतलब पहले तो यही था, जब भी हम मतलब घर पे जब भी छत पे पूरा परिवार वहीं पे सोता था तो देखते थे जहाज जा रही है, ऐसे लाइटिंग देख रहे थे, ऐसे मतलब देखते रहते। जब भी रात को सोते थे तो डेली छत के ऊपर से जाती है, तो मैं ऐसे सोचती मैं कब बैठूंगी पता नहीं इसमें, कैसे मतलब इनको दिखाई देता है क्या नहीं नीचे जो हम दिखाई देते हैं नहीं, या हेलो करते हैं उनसे ऐसे तो फिर जब मैं 17 में कैंप में गई तो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके टूर्नामेंट के लिए। तो फिर जो मेरी साथ में दोस्त थी, लड़कियां खेलने जा रही थी, तो बता रही थी तू डरना मत, फर्स्ट टाइम जा रही तो विंडो सीट पे बैठना, देखना वहाँ से कैसा अच्छा लगेगा, ऐसे पूरा थोड़ा ऐसे डर लगेगा तुझे स्टार्टिंग में जब तो काफ़ी ऐसे था कि हाँ पता नहीं क्या होगा। हाँ, बहुत मज़ा आया उस टाइम पे तो। अच्छा, जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं ना, बॉक्सर, पहलवान, इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर थोड़ा एक अग्रेशन, गुस्सा होना चाहिए, मतलब वही उनको शायद जिताता है। लेकिन मैं तुमको देख रही हूँ, तुम बहुत ही बहुत शांत और उस तरह की बिल्कुल गर्ल नेक्स्ट डोर वैसी लग रही हो। तो अपने अंदर वो अग्रेशन कैसे लाती हो फिर रिंग के अंदर? वो मैं कहूँगी मेरे अंदर एक, मैं खुद को मानती हूँ कि गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए। हाँ। क्योंकि जब मैं मतलब रिंग से बाहर होती तो बिल्कुल शांत रहती हूँ, नॉर्मल बिल्कुल, लेकिन रिंग में बहुत एग्रेसिव खेलती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बेनिफिट भी है, रिंग में मतलब बहुत एग्रेसिव रहती हूँ मैं। मुझे खुद को भी नहीं पता होता इतना एग्रेसिव मैं कैसे रहती हूँ जब मैं खेलती हूँ, और नीचे इतना सभी बोलते बहुत शांत रहती है ऐसे तो वैसे अंदर से गुस्से वाली लड़की हो या नहीं? नहीं है, इतना गुस्सा तो इतना नहीं आता, बस रिंग में थोड़ा एग्रेसिव तो रहती हूँ मैं ओपोनेंट के लिए, जो जब भी मुझे ज़रूरत होती कैसे एग्रेसिव जाना है या डिफेंस में जाना है, तो वो पूरा अच्छे से बैलेंस कर पाती हूँ। अच्छा, कभी नॉर्मल में सड़क पे चलते फिरते भी कभी किसी का बॉक्सिंग तो नहीं की है कि मार पिटाई की कभी? नहीं, मतलब बॉक्सिंग में आने के बाद तो नहीं की। पहले मैं बहुत शरारत करती थी जब मैं बॉक्सिंग नहीं करती थी, मेरी बहुत शिकायतें आती थी क्योंकि पापा तो रहते नहीं थे घर पे, जॉब पे थे, मेरी मम्मी हैंडल करती थी पूरा। मैं मेरी मम्मी को ऐसे मतलब कुछ नहीं बोलती थी, मैं ऐसे ही शरारत करती रहती, वो मेरे को बोलती रहती, मैं उनकी मानती नहीं थी बिल्कुल भी। चलिए, नीतू अपने बचपन की शैतानियों के बारे में बता रही है, लेकिन मुझे लगता है शैतानियों के बारे में इनके पेरेंट्स और अच्छे से बता पाएंगे। तो अब चलते हैं नीतू के घर और जानते हैं ये बचपन में कैसी थी। चलिए।
जय भगवान जी, बहुत घमंड होता है अपनी बेटी पर, फक्र होता है? बहुत ज़्यादा फक्र होता है जी। बेटी जब गोल्ड मेडल जीत के आती है घर पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। लेकिन इसके आज जो भी कुछ है ये जहाँ तक पहुँची है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, और जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में तो मुझे लगा कि सब कुछ तो आपका किया हुआ है। ये तो जी हर माँ बाप का फ़र्ज होता है जी। मैंने भी वो अपना फ़र्ज निभाया है जी। नीतू को मैं सुबह शाम ले जाता था जगदीश कोच साहब के पास, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है जी हमने। और इसको बॉक्सिंग सिखाने के लिए आप अपनी नौकरी से अनपेड लीव लेकर आ गए, ये क्या, क्यों किया आपने ऐसा? नीतू ने जी बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट की थी जी। नीतू के 2-3 साल तक कोई मेडल नहीं आ रहे थे जी। स्टेट लेवल पर भी नीतू हार जाती थी। तो नीतू एक दिन मैं चंडीगढ़ से आया था कि नीतू बोली पापा आप भी दुखी हो रहे हो, मैं भी कुछ मेडल तो आ नहीं रहे, तो मैं बॉक्सिंग छोड़ रही हूँ, आज के बाद बॉक्सिंग में नहीं जाऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा आपको बॉक्सिंग नहीं छोड़नी, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगा। तो आप फिर मैं इसको सुबह शाम दोनों टाइम रेगुलर लेके जाता था जी भिवानी। तो फिर 2-3 साल के बाद बहुत ज़्यादा मेडल आए हैं जी नीतू के। लेकिन एक बात बताइए, मतलब सोचकर बड़ी हैरानी होती है, आप घर में अकेले कमाने वाले, कोई ऐसे बहुत पैसे वाला खानदान नहीं कि ठीक है चलो नौकरी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। एक ऐसा आदमी कैसे नौकरी से अनपेड लीव ले सकता है? ये जुनून था जी कि भाई बेटी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है। मैं ज़्यादातर बेटियों पे ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ जी। तो दूसरी बेटी है वो मेरी MBBS करी है जी। चलिए ठीक है, मैं ये भी समझ गई, बेटियों से लाड़ प्यार है, बेटियों को पढ़ाने की कोशिश की, बॉक्सिंग कराना है, क्योंकि क्या होता है ना लड़कियों को थोड़ा सा हम डेलिकेट नाजुक तो मानते ही हैं। अब आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि अब बॉक्सिंग कराऊंगा, इसको बॉक्सर बनाऊंगा? ये बचपन से ही ज़्यादा शरारती थी जी। जैसे गली में कोई लड़का, पता नहीं इसका कैसी विचार थे, एक लड़का आता था हमारी गली में, पड़ोस का, दूसरी गली का, तो एक दिन इसने बोला हमारी गली में नहीं आ जाएगा तुम। फिर वो अगले दिन भी आ गया, फिर उसने उसका साइकिल गिरा के उसको बहुत ज़्यादा पीटा। कितनी बड़ी थी? बस ये छोटी थी जब 10-1 साल की होगी शायद, बहुत ज़्यादा पीटा। फिर उसकी दादी आई घर पे कि तुम्हारी बेटी ने मेरे पोते को मारा बहुत ज़्यादा। मैं मगा इसका तो रोज ही का काम है, किसी न किसी को पीट देती है। गुस्से वाली थी हमेशा से। तो कभी आपने उस गुस्से को या ये उस मारपीट की फितरत को दबाने की कोशिश नहीं की? आपने कहा चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉक्सर बनाते हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात। कभी नहीं धमका जी इसको, कभी नहीं पीटा इसको कि तुम लड़की हो ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसको सपोर्ट किया जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बेटी एक दिन नाम रोशन करेगी। ये विश्वास था? हाँ जी, पूरा विश्वास था जी। नीतू, लेकिन कई बार पता है ये भी होता है, जैसे आज हम सोचते हैं कि हाँ पापा का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन कई बार एक फेज बचपन में ये भी आता है जब बच्चों को ये लग सकता है कि अपनी इच्छा हम पर थोप रहे हैं, अरे मुझे नहीं बनना बॉक्सर, पापा बनाने में लगे। कभी आप लोगों के बीच में वो फेज भी आया कि इसने कहा मुझे नहीं बनना और आपने कहा बनना पड़ेगा? तभी आया था जब इसने ये बोला था कि मैं बॉक्सिंग छोड़ रही हूँ, कि सीरियस नहीं थी पहले, ज़्यादा सीरियस नहीं थी 2-3 साल तक। तो फिर इसको मैं वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी ना, फिर ज़्यादा सोचा इसने भी, पापा ने नौकरी भी छोड़ दी, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, फिर ज़्यादा सीरियस हुई है। हाँ जी। उसके बाद आप सुबह शाम लेके जाने? मैं वहाँ बाहर खड़ा रहता था 3 घंटे, जो बॉक्सिंग एकेडमी थी जगदीश सिंह की, जब तक तो कोच साहब इतना ध्यान भी नहीं देते थे हमारे ऊपर कि वही ज़्यादा बात नहीं करते थे किसी से, तो फिर हम बाहर ही खड़े रहता था मैं, नीतू जब तक छुट्टी नहीं हो जाती तब। 3 घंटे आप एकेडमी के बाहर? बाइक पे जाते थे, वहाँ धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वहीं बाहर रहते थे। तुम बहुत छोटी थी, लेकिन समझ में आता था कि पापा कितना स्ट्रगल, कितना सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं मेरे लिए? स्टार्टिंग में तो नहीं आता था मुझे, मैं पूरे मतलब मज़े करने जाती थी वहाँ पे, लेकिन बाद में जैसे मतलब ये विदाउट पे हुए, घर में थोड़ी तंगी हुई, मतलब फिर पता चलने लग गया कि हाँ मतलब जिससे पैसे लेते थे वो लेने आते वापस, तो तब पता चलने लग गया कि क्या दिक्कतें हैं घर में। तो तब ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस भी होने लग गया था कि मतलब अब तो कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सैलरी भी नहीं है पापा के पास, तो हम 3 भाई बहन, तो कैसे काम चलेगा घर का। तो मैं यही सोचती थी कि अब मेरे पास यही है कि मैं अच्छी प्रैक्टिस करके मेडल्स ला के और अच्छी जॉब ले लूँ, प्राइज़ मनी मिलेगी, तो उससे ही कुछ घर में मतलब ये जो समस्या है इसका मैं कुछ सॉल्यूशन कर पाऊँगी। कितनी बड़ी रिस्क है ये। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि एक बेटी MBBS कर रही है, तो आपको पता है कम से कम डॉक्टर बन जाएगी और कमाएगी। हाँ।
खिलाड़ी है, हमको कोई गारंटी नहीं है कि जाएगी, जीतेगी, नहीं जीतेगी, कब तक, कितना लंबा स्ट्रगल है। मुझे पूरा यकीन है आपकी गली के अड़ोस पड़ोस के लोग और आपके रिश्तेदार, एक समय रहा होगा जब आपको पागल कह दिया होगा कि ये तो अजीब ही पिता है, नौकरी कौन छोड़ के आता है बेटी के लिए। ये घर वाले भी कहने लग गए थे जी, बाहर के तो कहते थे, घर के भी कहते घर थे। के मतलब? भाई है जी मेरा बड़ा, वो कहता था क्यों पागल हो रहा है तुम, नौकरी छोड़ रहा, गुजारा कैसे होगा, अपनी ड्यूटी पर चला जा, बेटी को तो शादी होनी, बेटी की तो शादी कर देंगे। फिर मैंने किसी से बात करनी छोड़ दी थी, सभी से। तो फिर मैं यहीं रहता था घर पे, नीतू के साथ जाता था, बस यही काम था मेरा जी। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा था? खर्चा बस ऐसे ही लोन ले लिया था, कुछ किसी से ब्याज पे पैसे ले लिए थे, ऐसे ही होता था जी। कितने साल ये रहा ऐसी तंगी का दौर? ये लगभग इसका नीतू का पैसे आए थे जी 2018-19 में आए थे जिसके पैसे। 2017 में इसने गोल्ड मेडल जीता था गुवाहाटी, और 2018 में भी वर्ल्ड में इसने गोल्ड मेडल जीता था। लगभग 2020 के आसपास पैसे आए थे इसके, तब हो गया था। और आपने नौकरी कब से छोड़ दी थी? नौकरी 2013 से छोड़ दी थी ना, 2014 से छोड़ दी थी। 6-7 साल हाँ आपने कैसे काटा होगा? कैसे पढ़ाया बच्चों को, कैसे घर में खाना बना, क्या करते बस थे? ये सिंपल होता था जी, सब कपड़े भी से ले आते थे, एक साल में 2-3 साल में ले आते तो ले आते नहीं, वो भी नहीं ले आते थे। गॉड, आई कांट बिलीव किस लेवल का सैक्रिफाइस किया आपने। बट कहाँ से ये इतना भरोसा कहाँ से आ रहा था कि लड़की कुछ कर जाएगी? ये कभी मैं इसके नीतू के साथ जाता था जी, कोई बाहर के कोच होते थे, ये वहाँ पे हार जाती थी स्टेट में, फिर वो कोच बोलते थे ये लड़की किसकी है, माँ जी मेरी लड़की है, बोले एक दिन बहुत बड़ी बॉक्सर बनेगी। हारने के बावजूद बोलते? हाँ जी, तब जाके न फिर मेरे को पता लग गया था। इन संघर्षों का प्रेशर था तुम्हारे ऊपर कि नहीं बनी तो क्या होगा? कभी वो तो एक रिस्क लिया था मेरे पापा ने कि मतलब सारी जो कमाई थी वो मेरे ऊपर लगा दी, जॉब भी छोड़ दी, तो बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। मतलब ये हो गया था, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसी नौबत आ गई थी। ताकि आप जैसे पिता को तब जितनी मैं प्रणाम करूं, अगर हर घर में हर बेटी, मैं कहूँ बेटे को भी, अगर ऐसा पिता मिल जाए, ऐसे माता पिता जो इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ। और आपको कभी अपने ऊपर कभी डाउट, सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं कि अगर लड़की ने नहीं किया? ना जी, ऐसा कभी नहीं आज में, कभी नहीं, एक दिन भी ऐसा नहीं, कभी एक नहीं पल आज। भी ऐसा कभी नहीं हुआ जी। जब ये हार के आती थी तब? बस इसका हौसला बढ़ाता था जी, मैं कुछ ना कुछ नया करते थे जी हम। तो यकीन नहीं हो पा रहा। सीरियस हो गया। जब इसने पहला मेडल जीता, याद है वो दिन? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जी। युवा खेल में मैं वहीं था जी, 2017 में जीता था जी गुवाहाटी में। गुवाहाटी में? हाँ जी, यूथ स्पोर्ट्स यूथ में, गेम्स में। हाँ जी। तब लगा कि भाई सारा पैसा उतर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना कि रातों रात आप अमीर हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता, उसमें भी बहुत संघर्ष होते हैं। हाँ जी। उधारियां चुक गई अब? हाँ जी, सब उतर गया जी। सारे इसके सारी। अवार्ड मनी से? हाँ जी। कितने साल ऐसे जीने के लिए आप तैयार थे? अगर 17 में इसको नहीं मेडल मिलता, सपोज 18-19 की उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। ये कोई लिमिट नहीं थी जी, जब तक चले, जब तक चलने दो जी। हाँ जी। अच्छा, ये भी नहीं था कि चलो बॉक्सिंग नहीं कर पाएगी तो ये करा देंगे, ये करा ना देंगे, जी, ऐसा आपने कुछ सोच के नहीं रखा ऐसा था? कुछ नहीं था जी। एक बस एक लक्ष्य आपका हाँ जी, पक्का था बॉक्सिंग- कि इसको बॉक्सर ही बनाना। बॉक्सर ही है जी बस। और अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आई, वो पल आज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी थी जी, उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई ज़िंदगी में, जब नीतू ने यहाँ अपने इंडिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। बहुत खुशी हुई। वो खुशी बढ़ जाती जब अपने देश में आप
इतना बड़ा मेडल जीतते हैं, थोड़ा सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात की थी कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पापा साथ में नहीं जा पाते थे, तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पे सीनियर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रही हूँ और मेरे साथ मेरे पापा मेरे बाउट्स देख रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने गोल्ड मेडल मतलब जीता। जब मैंने फाइनल बाउट जीतने के बाद मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे, वहाँ पे मेरे बाउट्स देख रहे थे, तो नर्वस भी होते हैं ऐसे में कि पापा खड़े हैं? नहीं ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा और मोटिवेट होती हूँ। अच्छा। जी, आप क्या लग रहा है ओलंपिक में कर लेगी? यही है जी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी नीतू एकदम देश के लिए। हाँ। देखो पापा ने एक बात कही देश के लिए, मैं तुमसे पूछने वाली थी, जब आप लक्ष्य दिमाग में सोचते हो एक खिलाड़ी के तौर पे, अपने लिए सोचते हो या देश के लिए मेडल लाना है, क्या चीज़ ज़्यादा ऊपर होती है आपके लिए? मैं जब भी कोई मेडल खेलने जाती हूँ, जैसे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कॉमनवेल्थ में गई थी, अभी वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ, तो मेरे पापा बोलते हैं कि तूने ना देश को ये मेडल दिलाना है। कभी ये नहीं बोलते कि तूने ये मेडल जीत के आना है, ये करना है। ऐसे बोलते हैं अभी जैसे तुझे है ना देश के लिए कॉमनवेल्थ में जा रही है, गोल्ड ही लेके आना है, गोल्ड से कम नहीं लेके आना है। मैंने कहा ठीक है। अभी यही है ओलंपिक्स में, जैसे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, तो ये बोलते हैं कि तूने ना ओलंपिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाना है, उसका कलर जो अभी ब्रोंज मेडल आया है बॉक्सिंग में, तो उसका कलर चेंज करना है तुझे, तो ऐसे बोलते हैं। देश ऊपर होता है जी। अच्छा नीतू, मैं बहुत सारे जब बच्चों का इंटरव्यू करती हूँ ना, तो मतलब बहुत सारे कोई अपना ऐसा किस्सा बताते हैं कि किसी ने, रिश्तेदार ने या किसी ने भी माता पिता को अगर कोई बात कही हो तो बच्चा उसको मन में रख लेता है और कहता है मैं इनका एक दिन जवाब दूंगा या दूंगी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हें लगा कि आज मेरे पापा को सुनना पड़ रहा है मेरी वजह से, लेकिन मैं जवाब दूंगी? काफ़ी सुनने को भी मिला था। कई बार तो ऐसे हैं रिलेटिव घर पे आके बोल के गए जाते हैं कि इसकी शादी कर दो। मेरे सामने भी बोला हुआ है, मेरे पापा सुन रहे हैं, बस उनकी कुछ आंसर भी नहीं दे रहे हैं उस बात का, बस सुन रहे हैं। एक टाइम तो ये था कि मेरे पापा जैसे किसी के साथ जाते हैं कहीं पे, रिलेटिव उनके घर जाते हैं, तो बोलते हैं कि तू बंद कर दे, अब बॉक्सिंग मत करा, तेरी लड़की को शादी कर दे। तो मेरे पापा ने एक टाइम था उनके घर ही जाना छोड़ दिया, उनसे बात करनी छोड़ दी, बिल्कुल दूर हो गए थे। जैसे हमें पड़ोस में भी कुछ पता नहीं होता था क्या चल रहा है कहीं पे भी। हम पूरा ट्रेनिंग करके आते, घर पे रहते, डाइट देते मेरे पापा, और फिर शाम को फिर ट्रेनिंग पे। हमें आस पड़ोस का भी पता नहीं होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा सबकी सुनने ही बंद कर दी थी। तो यही था कि मैं मेडल से जवाब दूंगी, करके दिखाऊंगी मैं इनको, बोलने से तो कुछ नहीं होगा, और मतलब इनका तो काम ही है कहना, कुछ तो कहेंगे। मतलब अगर मैं कुछ और करती तो भी टोकते वो उनका, तो यही था। अब लोगों की सोच बदलती देखी आपने लोगों को बदलते देखा कि जो पहले ताने मारते थे वहाँ आके बधाइयाँ देते हैं? अब तो बिल्कुल ही बदल गए जी। बहुत कुछ बदलता देखा जी। वो करें कि कैसे शुरू करें बॉक्सिंग। अच्छा, अपने बच्चों के लिए? हाँ जी। हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी बताओ कुछ। फिर नीतू के पास आते, नीतू बताती है सबको। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने जब कहा कि जब नौकरी नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा था, उधारी ले लेकर, ठीक है, और एक खिलाड़ी है जिसको आप चैंपियन बनाना चाहते हैं, गोल्ड मेडल विनर बनाना चाहते हैं, उसको अच्छी खुराक चाहिए, खाना पीना चाहिए, वो आप कैसे मैनेज कर रहे थे? बस ऐसे ही था जी। अगर मेरी जेब में 100 रुपये होते थे तो नीतू के लिए जूस लेके आता था मैं। अपने बहुत सारे खर्चे रोक के आपने नीतू पर खर्च किए। अब तो खुश होने के दिन है। तो बीत गए। हाँ जी। बट वाकई मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितना संघर्ष, इस घर में जब आज हम बैठे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस परिवार ने कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी तंगी में जीवन जिया होगा इस देश को एक वर्ल्ड चैंपियन देने के लिए। ये सिर्फ इस परिवार की बच्ची नहीं है, ये हम सबकी बच्ची है। देखो हमारी टीम में सब रो रहे हैं। ताली बजा दो भाई सब। ऐसे पिता के लिए मैं सच बताऊं, आज नीतू से ज़्यादा मुझे लग रहा है सारे मेडल मैं आपको पहना दूं कि ऐसा पिता हर बेटी को चाहिए हमारे देश में। और मुझे यकीन है कि नीतू और आपकी कहानी ना
देश के हर परिवार में हर पिता को, हर माता पिता को इंस्पायर करेगी कि अपनी बेटी को अगर आप वो हिम्मत देते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, तो देखिए बेटी क्या कर सकती है पूरे देश के लिए। अब क्या सपना है नीतू? अभी तो मेरा टारगेट ओलंपिक्स ही होगा। आपका भी वही है? हाँ जी, वही टारगेट है। आप खुश हैं देवव्रत जी? जितना जितना संघर्ष, सब सैक्रिफाइस हाँ जी, खुश। हाँ जी, बिल्कुल। तुम तो देश के प्रधानमंत्री से मिल ली हो। हाँ जी। कैसी रही थी मुलाकात? तो काफ़ी अच्छा लगा, उनसे काफ़ी मोटिवेट हुए। जैसे मैं कॉमनवेल्थ खेल के आई थी तो उन्होंने बाद में एक स्पीच में मेरा नाम भी लिया कि नीतू के मुख के आगे तो कोई उनका प्रतिद्वंदी टिक ही नहीं पाया, उन्हें मजबूर कर दिया उनको बाहर करने के लिए, रिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे वो जो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी पूरे गाँव ने सुनी थी हमारे यहाँ पे, पूरे यहाँ पे घर पे भी आए थे LED लगा के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, और नीतू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद नहीं यकीन है कि गोल्ड लेकर आओगे ओलंपिक्स में हमारे लिए, हम सब के लिए। और फिर मिलूंगी तुमसे आके, छोटे छोटे कुछ तोहफे हैं तुम्हारे लिए।